हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर चाहता हूं आप ये बहुत ही सुंदर वीडियो देखिए जो हमारे देश के पीएम ने रिसेंटली करी है शेयर। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्यां यमुनायां पश्चिमे। तो जैसे कि आपने देखा ये है 9500 केजी का स्टैचू हमारे नेशनल एम्बलम का, और ये प्लेस कर दिया जा चुका है हमारे देश के नए पार्लियामेंट के बिल्कुल बीचों बीच। समझाता हूँ आपको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैप आप सबको पता है क्या करना है। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं न्यू दिल्ली में जूम इन करूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये तो अभी के लिए है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश का संसद। इसी संसद में आपको लोकसभा राज्यसभा मिलेगी, और इसी के साथ में आपको पता होगा हम लोग अब एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं जहां पर लोकसभा राज्यसभा बाद में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बैठने की जो जगह है ज्यादा होगी। तो लोकसभा की जो सीट्स है, राज्यसभा की सीट्स है, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो जो नया संसद भवन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली बन के तैयार हो जाएगा अक्टूबर 2022 के आसपास। प्लानिंग ये है, थोड़ा सा डिले हो जाए तो मैं उसका कह नहीं सकता, बट इस नए संसद भवन के बीचों बीच यहां पर प्लेस की गई है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मूर्ति। ना इस वीडियो में हम अपने नए पार्लियामेंट के बारे में, इस मूर्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से अनवील किया गया है इस मूर्ति को, इसको लेकर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाराज क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पीएम ने अनवील किया है नेशनल एम्बलम अटॉप पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये ठीक नहीं है। इनके हिसाब से पीएम को नहीं करना चाहिए था ये। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अब कितना % कर दिया है इंडियन नेशनल फ्लैग की सेल पे। अगर आप दुकान पे जाते हैं, नेशनल फ्लैग परचेज करते हैं, तो अब इस ट्रांजैक्शन पर कितना जीएसटी लगेगा? 24%, 12%, 2% या फिर 0%? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो ये आपके सामने एक 3D रेंडरिंग है हमारे देश के नए पार्लियामेंट की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऊपर है नेशनल एम्बलम जो रिसेंटली अनवील किया गया है। पूरी कॉस्ट इस पूरे पार्लियामेंट बिल्डिंग की है 862 करोड़ रुपीस। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 10 दिसंबर 2020 को, और इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी अक्टूबर 2022 तक। एटलीस्ट ये प्लान है, और बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 150 साल तक खड़ी रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली 150 साल से भी ज्यादा ये बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे वेट, ये जो सारी डिटेल है ये सरकार ने क्या खुद बताई है? तो हाँ बिल्कुल, सरकार ने इस पर एक खुद वीडियो रिलीज भी करी थी। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो जहाँ पे बताया गया है कि नए पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है, इसको हम क्यों बना रहे हैं, इसका आकार यही हमने क्यों चूज किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है
इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला। मुझे ये बहुत बढ़िया लगा है कि 3D एनिमेशन जो बना रहा था इस पूरी वीडियो की, उसने यहाँ पर जो झंडा भी ऐड किया है इंडिया के साथ, वो जापान का किया है, ये दिखाने के लिए कि कल को अगर मान लो जापान के प्राइम मिनिस्टर या कोई उनका विदेश मंत्री कोई आता है हमारे संसद में तो कैसे वेलकम होगा। तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डिटेल है। और इंडिया के नेशनल एम्बलम को अगर हम देखें तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ अपनी फीलिंग, आई फील लाइक अ वेरी प्राउड ह्यूमन बीइंग जब भी मैं देखता हूँ इंडिया के एम्बलम को। इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कंट्री। मैं आपको बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या है, आप एक बार सोच कर देखिए। मौर्य एम्पायर जो 2200 साल से भी पहले भारत पे राज करता था, जिस एम्पायर ने इंडिया को महान एम्परर्स दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अलावा अशोका, आपको पता होगा अशोका के पिता थे बिंदुसारा, उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो हमारे देश का एम्बलम है ये हमने डायरेक्टली, जो लॉयन कैपिटल है अशोका, उसकी स्टैचू से बोरो किया है। डायरेक्टली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अशोकाज एम्पायर। यहाँ पर आप अगर देखें तो अशोक चक्र आज भी, कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है, 2200 साल पुरानी जो हमारी विरासत है आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप सम्राट अशोक का अगर एम्पायर देखो तो ये बंगाल से, अफगानिस्तान से, सदर्न इंडिया में हर जगह ये फैला हुआ था। और एम्परर अशोका को पूरी दुनिया कहती है अशोका द ग्रेट, ही रियली वॉज अ ग्रेट किंग। तो वैसे आप अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो शायद इंडिया का एम्बलम दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना है। झंडे की वैसे अगर मैं बात करूँ ना, देखो आप गूगल करोगे दुनिया का सबसे पुराना झंडा तो टॉप पे आता है डेनमार्क का झंडा। क्योंकि बताते हैं ये, मतलब क्रूसेड्स, अभी इसका लिंक जोड़ के देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है वो आपको मिलेगा इनके झंडे पे। जी हाँ, ये लोग कोई जानते नहीं है। इंग्लैंड का झंडा देख लो आप, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, सबके झंडे पे आपको रिलीजियस फिगर दिखेगी। जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है सब पे आपको मिलेगा, बिकॉज दे आर क्रिश्चियन कंट्रीज। तो डेनमार्क का झंडा बताया जाता है कि जी देखिए 13वीं सेंचुरी के आसपास बना था। इन सब के कंपैरिजन में इंडियन एम्बलम परहैप्स दुनिया का ओल्डेस्ट है। इस पर कभी कोई रिसर्च करी नहीं गई क्योंकि दुनिया भर में बहुत से देशों के विभिन्न एम्बलम्स हैं, मगर डेफिनेटली इंडियाज एम्बलम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नाउ अब नए पार्लियामेंट में जब ये जो स्टैचू है एम्बलम का, इसको अनवील किया गया, देश के सामने प्रेजेंट किया गया, इसको लेकर असाउद्दीन ओवैसी ने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखो संविधान जो है हमारा ये अलग करता है पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को और जुडिशरी को। पीएम मोदी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो असाउद्दीन ओवैसी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये नेशनल एम्बलम हमारे नए पार्लियामेंट पे अनवील नहीं करना चाहिए था। परहैप्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को या फिर ये चीफ जस्टिस को भी बुला लेते, सब लोग मिलकर यहाँ पे अनवील करते। तो इस बात को लेकर ये नाराज हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करी है कि पीछे आप देखोगे आपको देखेंगे ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब आपको पता होगा हमारे लोकसभा में स्पीकर हैं। तो ओवैसी साहब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को, और ये कोई सबऑर्डिनेट नहीं है गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ये सरकार से बिल्कुल अलग होकर चलते हैं। क्योंकि इनको ऑब्वियसली इसी तरीके से ऐड करना होगा। अगर ये पक्षपात करने लग गए तो पार्लियामेंट चलाने में दिक्कत आएगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था।
तो ये इनकी यहाँ पर नाराजगी है। हालांकि देखो, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन तो हो नहीं रहा था, पार्लियामेंट का एक आप कह लीजिए पार्ट है, वहां पे नेशनल एम्बलम का स्टैचू है, उसको अनवील किया जा रहा है। मगर इस इशू को लेकर भी कई लोग विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पीएमओ हैज वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। नाउ इस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, उसमें पॉलिटिकल हो जाएगा इशू। मेरा काम यह है कि दोनों जो पक्ष यहाँ पर जो कह रहे हैं ये न्यूट्रल तरीके से आपको बताना। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन के क्या आप मानते हैं कि पीएमओ को यहाँ पर अनवील करना चाहिए था ये स्टैचू या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा आपके। थंबनेल से मुझे शक सा हुआ कि शायद फिर से एक बार इंडिया में कोई मजहबी इख्तलाफ या झगड़ा होने जा रहा है, लेकिन थैंक्स गॉड के ऐसा कुछ नहीं था। और इस बात पर असदुद्दीन अवैसी साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की है और उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी, वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी पॉलिसियाँ जहाँ इंडिया के लिए अच्छी हैं वहाँ अपनी सियासी जमात के लिए भी अच्छी हैं। और कोई भी सियासी जमात जो इक़्तिदार में हो वो अपने सियासी मौक़िफ़ को परवान चढ़ाती है, क्योंकि दोबारा से इन लोगों ने वोटों के लिए इसी अवाम के पास जाना होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीकर लोकसभा है या नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है वो एक न्यूट्रल होता है, क्योंकि उनके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले ईवान में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी होती है, तो इसलिए वो किसी एक जमात के हमायती नहीं हो सकते, चाहे वो किसी एक जमात से ताल्लुक़ ही क्यों ना रखते हो। लेकिन अगर वो जब इस ओहदे पर पहुंचेंगे, स्पीकर नेशनल असेंबली या लोकसभा के स्पीकर बनेंगे, तो फिर उन्हें न्यूट्रल होना पड़ेगा ताकि ईवान को मुनसिफाना तौर पर चलाया जा सके। इसके साथ साथ जो सदर का ओहदा है वो भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो पूरी रियासत के सरबराह होते हैं और इस एक रियासत के अंदर हर सियासी जमात की मौजूदगी पाई जाती है। और इंडिया में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि कई रियासतों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत है। तो इस लिहाज से असदुद्दीन अवैसी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया ये कह के कि इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी को इसका इफ्तिताह नहीं करना चाहिए था। मोदी इस वक्त हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ वो लीडर ऑफ द लोकसभा है, इस लिहाज से वो अपनी जमात को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और इस वक्त इस ओहदे के ऊपर रहते हुए एक पार्लियामेंट का इफ्तिताह और पार्लियामेंट में एक नेशनल एम्बलम का इफ्तिताह उनके हाथों से करवाना मोदी जी को भी जेब नहीं देता था और ये उनकी अखलाकी कदर के भी खिलाफ था। और मोदी जी ने मेरा ख्याल है कि खुद इस तनाज़े को जन्म दिया है। वीडियो ओनर ने भी कहा कि वो इस इफ्तिताह की तकरीब में चीफ जस्टिस आ सकते थे या सदर मुमलिकत आ सकते थे, जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट हैं वो आ सकते थे, या खुद सब मिला के ये काम कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आजकल अच्छे खासे इफ्तिताह कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस इफ्तिताह की भी जल्दी थी। और ये थंबनेल मेरे वीडियो का टाइटल मेरे लिए इसलिए भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़्यादा था कि मेरा ख्याल था कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट के आखिरी मुसलमान रहनुमा थे मुख्तार अब्बास नकवी, वो रिटायर हो चुके हैं और अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उनका टेन्योर पूरा हो चुका है। और इस वक्त इंडिया की 75 ईयर तारीख में 75 साला हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है कि मरकज़ी हुकूमत में इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट में एक भी मुसलमान वजीर मौजूद नहीं है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और बीजेपी के लिए ये खला पैदा हो चुका है और मोदी जी के लिए ये बात एक चैलेंज बन के सामने आ चुकी है कि वो इस खला को किस तरह पूरा करते हैं, क्योंकि बीजेपी पर मखसूस नज़रिए और मखसूस वोटर्स के साथ हमदर्दी का इल्ज़ाम लगता रहता है। तो मोदी जी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके किसी मुसलमान रहनुमा को अपनी काबीना में शामिल करें। वैसे एक खबर सुनने में आ रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी या किसी दूसरे मुसलमान रहनुमा को वाइस प्रेसिडेंट भी नामजद किया जा सकता है। वैसे अभी तक तो ये कयास आराई हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मोदी जी की अखलाकी फतह होगी और मोदी जी को चाहिए कि अपनी सबसे बड़ी मिनॉरिटी को साथ लेकर चलें और अपने ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है, बीजेपी के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है कि ये सिर्फ हिंदू वोटर्स की जमात है, उसको धोने की कोशिश करें, क्योंकि वो इस वक्त हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। इसके साथ साथ इख्तलाफ सिर्फ असदुद्दीन अवैसी तक नहीं है, एक और इख्तलाफ भी इस नेशनल एम्बलम को लेकर सामने आ रहा है। वो ये कि इंडिया के अपने ही एक सियासतदान ने कहा है कि जो इनका जेन्युइन नेशनल एम्बल यानी कि कौमी निशान जो इनका जेन्युइन है, उसके ऊपर तो जो शेर बना हुआ है वो बहुत अच्छे मूड में है, यानी कि वो बिल्कुल भी खूनखार नहीं है। लेकिन जो पार्लियामेंट के लिए ये बड़ा सारा नेशनल एम्बलम बनाया गया है, इसमें शेर बड़ा खूनखार दिखाया गया और उस पर उन्होंने इतराज़ कर दिया कि शेर खूनखार दिखाया गया है। अगर इस नेशनल एम्बलम की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा है, 9500 किलो इसका वजन है और ये तांबे से बनाया गया है और सच में ये बहुत एक अमेजिंग चीज़ बन के सामने आया। लेकिन फिर भी एतराज़ करने वालों ने एतराज़
कर दिया। अब बात करते हैं इंडिया की पार्लियामेंट की। तो सच में इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सबसे बड़ा हाउस, लोकसभा और राज्यसभा एक ही जगह पर तामीर हो रहे हैं। और अगर मौजूदा तौर पर इस ऐवान के नुमाइंदों की बात की जाए तो लोकसभा के पास है 545 अरकान, जबकि राज्यसभा के पास हैं 245 अरकान। लेकिन आने वाले वक्तों में, जैसे वीडियो ओनर भी कह रहे थे कि जब इमारत बड़ी होगी और ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी तो फिर यकीनी तौर पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में इजाफा किया जाएगा। इससे लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी नुमाइंदगी ऐवान में पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो सच में इमारत का डिज़ाइन बहुत शानदार है और इमारत 862 करोड़ भारतीय रुपए की खुदी रकम से तैयार की जा रही है। तो ये त्रिकोणीय इमारत सच में तैयार होने के बहुत खूबसूरत लगेगी और दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी अदारा बन के सामने आएगी। वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी और इस शानदार बिल्डिंग को जो आने वाले वक्तों में बहुत जल्द अक्टूबर 2022 की डेट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐवान बनेगी, जमहूरी ऐवान बनेगी। सुन के देख के बहुत अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।